कमीशन का रिकमेंडेशंस हो, उसमें भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही गई है। जी, अंकित कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इससे पूर्व ये पहला ऐसा राज्य था जहाँ पे यूसीसी लागू किया गया था। गोवा जो है वो पुर्तगाल का अ, उपनिवेश रह चुका है, ठीक है? पुर्तगीज़ उपनिवेश रह चुका है ये और इसको जो है 1964 में आज़ाद कराया गया था ऑपरेशन विजय के तहत। अभी आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। उत्तराखंड जो है वो आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया है, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि इसमें आदिवासी समूहों को यूसीसी से बाहर रखा गया है, ठीक है? तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूसीसी अभी किन राज्यों में लागू है, तो आप इसको ईज़िली बता सकते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट आप लोग ये याद रखिएगा कि यूसीसी की संभावनाओं को तलाश करने के लिए गुजरात सरकार भी प्रयासरत है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में एक पैनल नियुक्त किया है, जो राज्य में यूसीसी किस तरह से लागू हो या उसका कैसा मसौदा कैसा हो, उसको तैयार करने के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक पैनल नियुक्त किया है, ठीक है? तो यहाँ पे रंजना देसाई जो है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इसके बारे में रूपेश सर जो है डिटेल में क्लास ले भी चुके हैं, ठीक है? और इंटरव्यू सेक्शन जो भी लोग इंटरव्यू देने इच्छुक हैं या जिनको लग रहा है कि वो इंटरव्यू कॉल होगा उनका, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लेकिन हमारे लिए अभी 71st बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो इसमें हमें बस यही देखना है कि फैक्ट क्या-क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा। तो आप प्रीलिम्स के नज़रिए से अगर इस न्यूज़ को देखेंगे, तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि 5 अप्रैल 2025 को ये संशोधन विधेयक पास हुआ है, ठीक है? तो ये डेट पूछा जा सकता है कि किस तारीख को जो है ये अधिनियम पास हुआ है। इसके अलावा लोकसभा में जब ये अधिनियम पारित हुआ था, तो इसमें 288 मत जो था इसके पक्ष में पड़े थे और 232 मत जो थे इसके खिलाफ में पड़े थे, ठीक है? इतना ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी है। इसके अलावा इस संशोधन विधेयक में कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकती है, तो ये याद रखेंगे आप लोग कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है, इसमें जो नए प्रावधान किए गए हैं, उसमें ऐसा कहा गया है कि इसमें 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए, ठीक है? ऐसा प्रावधान नए विधेयक में किया गया है। इसके अलावा इसमें जो अ, परिषद में जो भी सांसद होंगे, न्यायाधीश होंगे या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, तो उनका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। पहले ऐसा नियम था कि इसमें जो भी इस सदस्य थे इसके वक्फ बोर्ड के, उसके सभी सदस्यों को मुस्लिम होना अनिवार्य था। लेकिन जो नया अधिनियम आया है, उसमें जो सांसद होंगे या न्यायाधीश होंगे या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, उनका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। हालाँकि एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि इसमें कुछ लोगों का मुस्लिम होना ज़रूरी है। जैसे मुस्लिम संगठन के जो प्रतिनिधि होंगे उस बोर्ड में, उनका मुस्लिम होना ज़रूरी है। इसके अलावा इस्लामी कानून के जो विद्वान होंगे इस बोर्ड में, उनका भी मुस्लिम होना ज़रूरी है। इसके अलावा बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा, वो भी कोई मुस्लिम व्यक्ति ही होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो बोर्ड होगा, उसमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है, ठीक है? चलिए, इसके अलावा यहाँ से जो है कोई खास आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट बस ये याद रखिएगा कि 5 अप्रैल 2025 को ये अधिनियम पारित हो गया था। 288 जो है पक्ष में वोट पड़े थे और 232 जो है ये विपक्ष में वोट पड़े थे। अगला न्यूज़ देखते हैं। ये प्रतिमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता रहा है। तो 2025 में जो है अभी जून 2025 तक हाल-फिलहाल में जितनी भी प्रतिमाओं का शिलान्यास किया गया है, उसके बारे में यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए है मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी का जो मूर्ति लगाई गई है, इसको स्थापित किया गया है लद्दाख में, ठीक है? लद्दाख में भी आपको आइडिया होगा ये पेंगोंग झील के पास, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है एलएसी उसके पास इसको लगाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी का जो मूर्ति है उसको कहाँ लगाया गया है? तो लद्दाख में लगाया गया है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा न्यूज़ ये देखिए तिरुवल्लुर ये दक्षिण भारत के संत हैं, ठीक है? बहुत फेमस हैं। जैसे उत्तर भारत में कबीर हैं, है ना? उसी तरीके से दक्षिण भारत में तिरुवल्लुर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध वहाँ के संत रहे हैं, ठीक है? उनकी प्रतिमा का रजत समारोह जो है मनाया जा रहा था, रजत जयंती समारोह यानी 50 वर्ष पूरे हुए थे। तो इसी उपलक्ष्य में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उन्होंने तिरुवल्लुर की प्रतिमा का नाम जो है उसे बुद्ध की प्रतिमा किया है, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, नाम बुद्धि की प्रतिमा है,
तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि बुद्धि की प्रतिमा जो है वो कहाँ पे अवस्थित है या किनकी प्रतिमा को बुद्धि की प्रतिमा कहा जाता है। तो ये तिरुवल्लुर की प्रतिमा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में यानी देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में लगाई गई है, तो ये भी चीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक और प्रतिमा है जो काफी चर्चा में रही है, वो है सेनानी पोट्टी श्रीमालू की, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के जब आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक्स मामलों में जब विभाजित किया जा रहा था लैंग्वेज के आधार पे, तो इनका काफी बड़ा योगदान रहा था। आप लोगों को आइडिया भी होगा कि पोट्टी श्रीमालू ने जो है 53 दिन के आसपास जो है वहां पे अनशन किया था और इनकी मृत्यु भी हो गई थी, जिसके बाद जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बांटा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर 4 प्रतिमाओं का बात किया यहाँ पे। पहला हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा की बात की है, ये कहाँ पे है, तो इसे लद्दाख में लगाया गया है, पेंगोंग झील के पास। दूसरा हम लोगों ने बात किया बुद्धि की प्रतिमा के बारे में, ये संत तिरुवल्लुर की प्रतिमा है तमिलनाडु में। तीसरा हम लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा की बात की थी, ये देश का सबसे ऊंचा हनुमान प्रतिमा है, इसे कर्नाटक में लगाया गया है बेंगलुरु में। इसके बाद हम लोगों ने सेनानी पोट्टी श्रीमालू की प्रतिमा की बात की, ये आंध्र प्रदेश में लगाया गया है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में, ठीक है। चलिए आप लोग ये बताइए कि सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है भारत का, जिसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और ये कब बना है, बताइए। तेलंगाना जो है नए राज्य के रूप में किस तेलंगाना में वर्ष 2014। 2014 में, कहाँ है इसकी राजधानी? हैदराबाद सर। बिल्कुल, है ना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु। तो ये न्यूज क्या है समझिए कि बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करने के लिए चुना गया है, ठीक है। तो बेंगलुरु का जो एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, उसको दक्षिण भारत का पहला संक्रामक रोग, जो वायरल डिजीज होता है ना, जो बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी, इन सब से जो होने वाली रोग होते हैं, उनके लिए अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, बस इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश का जो लोक प्रशासन संस्थान है, जिसको हिपा के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर जो है 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, ठीक है। तो इनके ही याद में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान किया गया है। अगला न्यूज देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यूनेस्को वगैरह से अगर जुड़ा हुआ कोई न्यूज रहता है तो पूछे जाने की संभावना रहती है। आपको पता होगा ये चराईदेव मोईदाम के बारे में, ये असम राजवंश का जो है टीला था, ठीक है, इस तरीके का हुआ करता था अगर आप फोटो देखेंगे तो इसको यूनेस्को का 43rd कल्चरल साइट का दर्जा दिया गया था, ठीक है, 43वां सांस्कृतिक स्थल बना था। तो मोईदाम को जो है प्रमाण पत्र मिल गया था, यही न्यूज है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 43rd साइट कौन सा है, तो चराईदेव मोईदाम है। आप लोगों को आइडिया है क्या 44th जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको भी बना दिया गया है, हाल फिलहाल में ही, अभी 3-4 दिन पहले ही अनाउंस किया गया है। तो आप लोगों को आइडिया हो तो बताइए 44th साइट कौन सा है? महाराष्ट्र में सर कोई किला है। बिल्कुल, है ना। तो महाराष्ट्र का जो मराठा सैन्य परिदृश्य था उसको 44th साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मराठा सैन्य परिदृश्य जो है उसे 44th साइट का दर्जा दिया गया है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। सी कोहोर्ट कौन सा था सर? 43rd जो है वो है चराईदेव मोईदाम, ये आसाम का है, ठीक है। ओके ओके, सी कोहोर्ट, ठीक है, सी कोहोर्ट 3.0 ये क्या है ये समझिए। पंजाब में सी कोहोर्ट 3.0, अब कोहोर्ट का फुल फॉर्म देखिए क्या है, ये है स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट कोहोर्ट 3.0, ठीक है। सी कोहोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट कोहोर्ट 3.0। इसको मोहाली में लॉन्च किया गया है।
तो मोहाली पंजाब में, आपको आइडिया होगा। ये क्या है समझिए, तो ये पहल जो है महत्वाकांक्षी महिला स्टार्टअप और छात्रों को बिजनेस इंक्यूबेटर और इकोसिस्टम इनेबलर्स के समर्थन से प्रौद्योगिकी आधारित उद्यम बनाने और बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है। तो समझ लीजिए कि वहाँ पे पंजाब में कोई महिला है या कोई अ, छात्र है, ठीक है? वो कोई स्टार्टअप करना चाहता है या इस तरीके से कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहता है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये शुरू किया गया है। हमारे बीपीएससी एग्जाम पर्पस से क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सी कोहोर्ट पहल जो है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। या आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस शहर में शुरू किया गया था या किस शहर से लॉन्च किया गया था? तो ये मोहाली का नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला है महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक समिति। तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि 2025 जो है, इस साल प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था, ठीक है? ये महाकुंभ भी था। 144 सालों के बाद जो है महाकुंभ का आयोजन होता है, ये सब आपको पता होगा। तो इस साल क्या हुआ है? अच्छा, इस पे हम लोग कुंभ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आप ये बताएं कि कुंभ जो है ये शुरू किस तिथि को हुआ था? किस तारीख को कुंभ शुरू हुआ था और इसका समापन कब हुआ था? किन्हीं को आइडिया है? 13 जनवरी को जो है 14 जनवरी 13 जनवरी को जो है पौष पूर्णिमा मनाया जाता है, ठीक है? उसी दिन से कुंभ का प्रारंभ हुआ था और ये आयोजन 45 दिनों तक चला था और 26 फरवरी को जब महाशिवरात्रि मनाई गई तो उस दिन ये खत्म हो गया था, ठीक है? और इसमें जो है 5-6 जो है शाही स्नान हुए थे, ठीक है? और इसी क्रम में जो है एक दिन वहाँ पे भगदड़ मच गया था। अच्छा, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो 66 करोड़ लोग जो है इसमें स्नान करने गए हैं इस बार। तो ये सब आंकड़े आप लोग याद रखेंगे। तो हमारे लिए एग्जाम पर्पस से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ था, उसके लिए, उसकी जांच के लिए एक न्यायिक समिति का गठन किया गया है, ठीक है? और उसमें अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति हैं हर्ष कुमार। तो इनका नाम याद रखिएगा, हर्ष कुमार जो है उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो इस भगदड़ की जांच करेगा, ठीक है? चलिए, अभी हम लोगों ने एक और समिति की बात की थी, वो समिति थी गुजरात से संबंधित। गुजरात में यूसीसी लागू करने के लिए और उसका मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसकी अध्यक्ष कौन थी, उनका नाम बताना है आपको। वो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना थी। देसाई। बिल्कुल, है ना, रंजना देसाई इनका नाम याद, ठीक है, रंजना देसाई का नाम याद रखिएगा। यहाँ देखिए दूसरे न्यायमूर्ति मिल गए हैं हर्ष कुमार, ठीक है? तो इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है 31 सदस्यीय चयन समिति। तो ये समझिए क्या है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया है और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भाजपा सांसद हैं बैजयंत पांडा, ठीक है? तो इनका नाम याद रखिएगा, अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है। बैजयंत पांडा जो है इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है? ये अभी जो है अगला जो जब भी सदन होगा लोकसभा का तो उसमें ये बिल पास किया जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो इनका नाम याद रखिएगा, बैजयंत पांडा। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है? उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक समिति आ गई है, ठीक है? समिति वगैरह से जो है सवाल पूछा जाता रहा है, तो इसके अध्यक्ष का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये न्यूज क्या है? एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया गया है। आपको पता होगा एम्स जो है ये नई दिल्ली में है। ऐसे तो इस भारत में कई स्थानों पर एम्स है, लेकिन ये नई दिल्ली वाली एम्स है, उसके लिए ये समिति का गठन किया गया है। तो नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को वैश्विक स्तर पर अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए एक समिति का गठन किया है। अब ये समिति के अध्यक्ष कौन है? तो नेतृत्व जो है वो नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल करेंगे, ठीक है? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? वीके पॉल, ठीक है? चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद कीजिए, अभी हम लोगों ने बात की थी, भारतीय जनता पार्टी के थे बैजयंत पांडा, है ना? इसके अलावा रंजना देसाई हम लोग एक देख चुके थे और एक हम लोगों ने देखा था हर्ष कुमार, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग पिछले न्यूज को यहीं पर रिवाइज भी करते चलेंगे, इससे याद होता है, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यूज करने से करंट अफेयर्स जो है लंबे समय तक याद रहता है। तो यहाँ हमारे एम्स के लिए जो समिति का गठन किया गया है एम्स के आधुनिकीकरण के लिए, उसके अध्यक्ष हैं वीके पॉल। और ध्यान रखेंगे ये नीति आयोग के सदस्य हैं। नीति आयोग आया है, यहीं पे हम लोग इसको डील कर लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है बताइए, किन्हीं को पता है तो? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल, इसके अध्यक्ष जो है, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है? इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा इसके एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक सीईओ होते हैं।
ठीक है, तो उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो ये सुमन बेरी हैं, और इसके सीईओ कौन है बताइए, किन्हीं को आइडिया है तो? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि ये नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था, तो ये नीति आयोग आया है कब से? ठीक है, ये कौन सी तिथि है जिसके बाद से 2015 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 से? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग ध्यान देंगे कि ये नीति आयोग के द्वारा बहुत सारा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, तो उस रिपोर्ट से भी सवाल पूछा जाता है, मैं उसको डील करूंगा ही, लेकिन अपने स्तर पर भी अगर आप लोगों को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ना है? हाँ जी, बिल्कुल। परमेश्वरन अय्यर पहले थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुरियन जोसेफ समिति तमिलनाडु। अब देखिए फिर से एक समिति आ गई है, तो देखिए इस बार अगर बहुत सारी समिति हो जाती है ना, तो हो सकता है कूट वाला प्रश्न दे दे, ठीक है, इधर आपको 3-4 नाम दे दे और इधर भी 3-4 दे दे, और फिर आपको उसका मिलान करने के लिए कहा जा सकता है। तो आप इस सब अगर आप ध्यान रखते हैं तो आसानी से बन जाएगा। कुरियन जोसेफ समिति क्या है? तो ये समझिए कि तमिलनाडु सरकार जो है, आप पहले ये समझिए कि तमिलनाडु गवर्नमेंट, वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनके बीच, और वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं या वहाँ जो चुनी हुई सरकार है, उसके बीच कुछ ना कुछ मतभेद बना हुआ रहता है, ठीक है। उसी सिलसिले से अभी आप लोगों को पता भी होगा, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला गया हुआ था, काफी चर्चा में रहा था वो, मार्च अप्रैल के समय का ये मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए, है ना, ये निर्णय सुनाया था कि 3 महीने के अंदर जो है राज्यपाल को कोई भी विधेयक है उससे संबंधित निर्णय लेना है, ठीक है। इसके बाद ये मामला थोड़ा और तुल पकड़ता है और राष्ट्रपति, तमिलनाडु राज्य, बिल्कुल, है ना। तो उसके बाद राष्ट्रपति जो हैं वो भी कुछ प्रश्न पूछती हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो ये सब जो है मामला हुआ है, ठीक है। उसी से जोड़ते हुए आप इस न्यूज को समझिए कि तमिलनाडु सरकार जो है वो केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए, ठीक है, कि केंद्र राज्य संबंध जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है क्या, उसमें क्या समस्याएं हैं, इसकी समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति की गठन की घोषणा की है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है इनका? न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ अन्य आयोगों की बात कर लें तो एक राजमन्नार समिति है, सरकारिया आयोग है, पुंछी आयोग है, ठीक है। तो इन सब का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो देखिए ये समिति के अध्यक्ष कौन है? कुरियन जोसेफ, याद रखिएगा इसका। एक हम लोगों ने रंजना देसाई देखा था, कुंभ के लिए जो समिति बनाई गई थी, बताइए उसके अध्यक्ष कौन थे? हर्ष कुमार, ठीक है। उसके बाद एक बैजंत पांडा हम लोगों ने देखा था, ठीक है, और एक वीके पॉल थे, वो नीति आयोग के सदस्य थे जो एम्स के आधुनिकीकरण के लिए जो समिति बन रही है उससे जुड़े हुए थे। अगला है वेटलैंड सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इस तरीके का सवाल पूछता ही है। तो ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर जो है उसे आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का इंदौर है और राजस्थान का उदयपुर है, ठीक है। ये वेटलैंड शहर के रूप में नामित हुए हैं। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र पहला एआई विश्वविद्यालय की नींव रखने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, ठीक है। तो से पूछा जा सकता है कि पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये महाराष्ट्र आप लोग ध्यान रखेंगे। लाउड स्पीकर और संविधान, देखिए ये सारी चीजें जो हैं पॉलिटी से संबंधित हैं, चर्चा में बनी रहती हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अजान दिया जाता है ना, उसमें लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मंदिरों में भी कई बार भजन कीर्तन जब होता है तो उसमें भी लाउड स्पीकर और इस तरीके हॉर्न वगैरह लगाया जाता है। तो उसी से संबंधित एक जजमेंट दिया गया है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उसी की एक बेंच है, नागपुर बेंच, उसके द्वारा जो है ये दिया गया था फैसला, और उसमें कहा गया था कि ये जो लाउड स्पीकर लगाना है वो कहीं से भी मतलब उचित नहीं है, मतलब वो कहीं से भी जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। और जो हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही जो है आधार बनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 19 के तहत या अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर का उपयोग कहीं से भी मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है तो ये चर्चा में रहता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बताइए फंडामेंटल राइट जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है?
पार्ट 3 कितने? बहुत बढ़िया। और कितने फंडामेंटल राइट्स हैं अभी? 6 6 हैं। बहुत बढ़िया। अदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। अदवी का नाम जरूर याद रखिएगा। पूरा नाम इनका है अदवी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्या हुआ है ये समझिए। कार्बन न्यूट्रल बेबी का मतलब क्या है कि जब इनका जन्म हुआ तो उससे पहले ही इनके माता पिता ने किसानों के साथ मिलकर 6000 पेड़ लगा दिए थे। अब इससे क्या होगा कि अदवी जो है अपने जीवन काल में जितना भी कार्बन यूज करेगी उसको सिंक करने के लिए पहले से ही उनके द्वारा पेड़ लगाया जा चुका है, इसीलिए इनको दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी कहा जा रहा है। ठीक है, और ये भारत की तमिलनाडु से ही है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के तमिलनाडु की 2 वर्षीय बच्ची अदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनकर इतिहास रच दिया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अब अदवी को दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी के रूप में मान्यता दी है। अदवी के माता पिता दिनेश एसपी और जगनानंदी ने अपने राज्य तमिलनाडु में किसानों के साथ मिलकर 6000 पेड़ लगाए थे। तो अदवी का संबंध जो है तमिलनाडु से, और ये दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है। ठीक है, कैसे हुआ है तो आप लोग समझ चुके हैं। अगला न्यूज है फोर्ट विलियम ऑफ विजय दुर्ग। तो फोर्ट विलियम हम लोग इतिहास में पढ़ते भी हैं, ये पश्चिम बंगाल में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। तो इसका नाम बदल दिया गया है, कोलकाता का जो फोर्ट विलियम दुर्ग है उसका नाम बदलकर, ठीक है, अब इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो फोर्ट विलियम था ये भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान है उसका मुख्यालय हुआ करता था। तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसके अलावा फोर्ट विलियम के अंदर ही एक किचनर हाउस हुआ करता था, किचनर हाउस का नाम बदलकर मानिकशॉ हाउस कर दिया गया है। सैम मानिकशॉ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम बदला गया है। फिर अगला जो है जो फोर्ट विलियम का दक्षिणी द्वार हुआ करता था उसका नाम बदलकर जो है शिवाजी गेट कर दिया गया है। तो 3 चीजें बदली गई हैं, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया है, किचनर हाउस का नाम बदलकर मानिकशॉ हाउस कर दिया गया है, ठीक है, और इसके अलावा जो दक्षिणी द्वार था जिसे सेंट जॉर्ज गेट कहते थे उसका नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। तो ये 3 चीज आप लोग याद रखेंगे। शिवाजी से अभी ये चीज बताइए कि शिवाजी की प्रतिमा इस वर्ष लगाई गई है, भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में इसको लगाया गया है? लद्दाख लद्दाख में। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम लोगों ने त्रिवल्लुर की प्रतिमा के बारे में पढ़ा था, ये तमिलनाडु में है, इसका नाम क्या क्या बदल के क्या किया गया है? त्रिवल्लुर की प्रतिमा का नाम बदलकर बुद्धि की प्रतिमा कर दी गई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, बुद्धि की प्रतिमा। इसके अलावा हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ पे लगाई गई थी बताइए? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा पोट्टामी श्रीमालू की जो प्रतिमा थी उसको भी लगाया गया था, वो आंध्र प्रदेश में लगाया गया था, अमरावती में। ठीक है, बहुत बढ़िया। यूसीसी लागू करने वाला आजाद भारत के बाद पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। इसके अलावा रंजना देसाई की अध्यक्षता में गुजरात भी यूसीसी के लिए संभावनाएं तलाश रहा है। एम्स के आधुनिकीकरण के लिए जो बनाया गया है समिति, उसके अध्यक्ष कौन है? वीके पॉल। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम लोगों ने 43rd यूनेस्को का साइट भी देखा था, आसाम का जो मोइदाम था, है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा की। बिल्कुल, मृतकों का टीला। और हम लोगों ने 44th जो साइट है उसके बारे में बात की थी। वो 44 साइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, बिल्कुल, मराठा सैन्य परिदृश्य, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज है पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगला करने की बात कही गई है। तो ये लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस जो है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा ये मांग की जा रही थी कि बंगाल का नाम, पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगला कर दिया जाए। अब देखिए, आजादी के बाद क्या हुआ कि आजादी के साथ साथ भारत 2 भागों में बटा, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान भी 2 भागों में रहा, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वही बाद में चलकर 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, उसका आजादी से पूर्व जो था पूर्वी बंगाल इसका नाम हुआ करता था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो यही बांग्लादेश जो वर्तमान में है उसे पूर्वी बंगाल नाम दिया गया, और पश्चिमी भाग जो था, जो भारत के हिस्से में आया, उसका नाम पश्चिम बंगाल था। ये संक्षिप्त इतिहास है। अब चूंकि लंबे समय से जो है इसका नाम पश्चिम बंगाल ही है, अब इसको पश्चिम और पूर्वी रखने का कोई आवश्यकता तो है नहीं,
इसलिए इसको नाम बदलकर इसका नाम ये न्यूज़ रहता है, काफ़ी आर्टिकल्स भी छपते रहते हैं इसके लिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग पॉलिटी थोड़ा रिवाइज़ करते हैं। हमें ये बताइए आर्टिकल 1 से 4 तक जो प्रावधान किए गए हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 1 में भारत का नाम क्या बताया गया है? भारत और इंडिया दोनों। that is to be Bharat. बिल्कुल, इंडिया दैट इज़ भारत, ओके। आर्टिकल 2 और 3 ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 के तहत क्या होता है और 3 के तहत क्या होता है ये बताइए? नए राज्यों का गठन, नए विदेशी राज्यों को भारत में अगर शामिल करना हो तो 2 का प्रयोग करेंगे कि 3 का? 3 का। 2 ठीक है। 3 से क्या होता है? 3 से जो भारतीय राज्य पहले से हैं उनके नाम को परिवर्तित करना हो या उनके क्षेत्र को बढ़ाना घटाना हो, 2 राज्यों को मिलाना हो या एक राज्य को डिवाइड करना हो, तो वो आर्टिकल 3 से हो सकता है। और आर्टिकल 4 में क्या बात कही गई है? दोनों ये में सब करने के लिए संशोधन। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है, नॉर्मल पार्ट एक्ट पास करके किया जा सकता है। बिल्कुल, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कैसे अमेंडमेंट होगा उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 4 में ये भी कहा गया है कि अगर इस तरीके का कोई परिवर्तन होता है तो हमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना? यही बात कही गई है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला है फॉय सागर झील अब वरुण सागर झील। तो देखिए नाम बदला गया है। अजमेर के 2 महत्वपूर्ण ब्रिटिश युग के स्थलों का नाम बदल दिया गया है। एक है फॉय सागर झील जिसका नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया है और एक है किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, तो इसका नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है, ठीक है? तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये कोई राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा जरूरी है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। बस एक बार सुन लीजिए, क्या पता बैक ऑफ माइंड रह जाए ये सारी चीज़ें। फॉय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है और ये है कहाँ पे? तो अजमेर में है। अजमेर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दरगाह है, ठीक है? जो हम लोग मध्यकालीन भारत जब पढ़ते हैं तो उसमें अजमेर का जो दरगाह है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम लोग सूफी आंदोलन पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आती हैं सामने। चलिए ये देखते हैं, एक राष्ट्र एक बंदरगाह, ये एक नई पहल शुरू की गई है। तो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है? उनके द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई में भारत के प्रमुख बंदरगाहों को परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने की पहल एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP की शुरुआत की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह जो पहल है ये कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये महाराष्ट्र मुंबई से शुरू किया गया था। किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला न्यूज़ देखते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो ऐसा कदम उठाया गया है, क्या न्यूज़ है समझिए। मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण ग्लोबल कैपेबिलिटी GCC नीति 2025 पेश की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है नीति ये किस राज्य के द्वारा लाई गई थी? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो नीति है या ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये बजट 2025-26 में इसका प्रावधान, इससे संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई थी, इसीलिए जो है ऐसा कदम उठाया गया है, ठीक है? मध्य प्रदेश पहला राज्य है। अगला न्यूज़ देखते हैं, 5 आध्यात्मिक गलियारे। तो आपको पता है कि 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया गया, 66 करोड़ लोग जो है इसमें भाग लिए थे, 45 दिनों का आयोजन था। अब इससे उत्तर प्रदेश को जो है ना काफी आर्थिक लाभ हुआ है, ठीक है? बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फायदा हुआ है। तो इस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए और भुनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 5 नए आध्यात्मिक गलियारों के विकास की घोषणा की है, ठीक है? ताकि ये जो धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियां हैं राज्य में चलती रहें, इसके लिए 5 नए आध्यात्मिक गलियारे बनाए गए हैं। तो हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य के द्वारा ये गलियारा शुरू किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश है। 5 गलियारे कौन कौन से हैं ये सुन लेते हैं। प्रयागराज विंध्याचल काशी गलियारा, दूसरा है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर, तीसरा है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य मार्ग प्रयागराज, और चौथा है प्रयागराज राजापुर चित्रकूट गलियारा, पांचवा है प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ गलियारा, ठीक है? तो ये 5 गलियारे जो हैं ये शुरू किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए
डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। ये न्यूज़ पढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे हम लोग जब, तो उसमें एक राज्य के बारे में पढ़े थे जिन्होंने अपने प्रशासनिक संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर कर दिया था। वो राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल बिल्कुल, प्रदेश। ठीक है, हिपा उसका नाम था, तो उसमें मनमोहन सिंह का नाम डाल दिया गया था। आप देखिए ऐसे भी इन चीजों का आइडिया लगा सकते हैं कि अभी भारत में वर्तमान में जो 28 राज्य हैं, उसमें से कुछ ही चुनिंदा ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार है, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे वो कांग्रेस दल से संबंधित थे, राजनीतिक दल उनकी कांग्रेस थी। तो कांग्रेस की सरकार जो है जहां जहां जिस जिस राज्य में वहां वहां मनमोहन सिंह के नाम को जोड़ते हुए अपनी इनिशिएटिव ले रही है। ठीक है, तो एक ने हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश देखा था, और अगला हम लोग देखते हैं बेंगलुरु यानी कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। तो सिद्धारमैया के द्वारा घोषणा की गई है कि बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बहुत इजीली याद कर सकते हैं, बेंगलुरु विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है, अगला है 39th संस्करण आहार 2025। ये क्या है समझिए। 4 से 8 मार्च 2025 तक कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेड़ा द्वारा आहार 2025 के 39वें संस्करण में भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया, जिसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये समझिए। पहले तो ये 39th क्रम का था, ये समझ लीजिए। ठीक है, आयोजन किस चीज का किया गया था? आहार 2025 का। किसके द्वारा किया गया था? अपेड़ा के द्वारा। कहाँ पे किया गया था? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। 39th क्रम का था, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? अपेड़ा के द्वारा, और नाम क्या था? आहार 2025। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को, मतलब उसके लिए जो है इस विधेयक को उन्होंने पटल पे रखा था, जो कि ध्वनि मत से पारित भी हो गया। अब ये है क्या समझिए, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय क्या है? तो सहकारी आंदोलन के जनक माने जाने वाले त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। कौन से विश्वविद्यालय का? तो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात। आनंद गुजरात के बारे में आपको आइडिया होगा, यहाँ जो अमूल का जो फैक्ट्री है, या अमूल का दूध हम लोग सुनते हैं ना, हमारे बिहार में भी इसका तो मिलता ही है। तो ये गुजरात में ही जो है इसका फैक्ट्री है, या आप कह सकते हैं कि वहीं से इसको मैनेज किया जाता है। तो उसका नाम बदलकर जो है ना त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। यही जो है विधेयक था जिसको पास भी कर दिया गया। ध्यान रखिएगा कि गुजरात में भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, यही है। ठीक है, तो भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। नाम क्या होगा? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं भारतीय चाय बोर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि केन्या है। ठीक है, केन्या। दूसरे नंबर पर भारत आ गया है, और तीसरे नंबर पर श्रीलंका है। पहले क्या था? पहले नंबर पर केन्या था, दूसरे नंबर पर श्रीलंका था, तीसरे नंबर पर भारत था। तो भारत में चाय का उत्पादन जो है वो अधिक हुआ है, और श्रीलंका को ये पीछे छोड़ दिया है, और श्रीलंका को पीछे छोड़ने के बाद दूसरे स्थान पर भारत आ गया है। तो पहले स्थान पर केन्या है और दूसरे स्थान पर भारत है। भारत ने वर्ष 2024 में 254 किलोग्राम जो है मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। आगे चलते हैं, न्यूक्लियर मिशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित और डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विस्तृत न्यूक्लियर मिशन पहल का उद्देश्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना है। तो बस न्यूक्लियर मिशन है क्या, या इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य यही है कि 2047 तक जो है ना हमें 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना है। ठीक है, ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक। लक्ष्य की बात करते हैं हम लोग। ये बताइए कि बिहार सरकार जो है वो
टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखी है? टीबी उन्मूलन का 2025। 2025, बहुत बढ़िया। नेट जीरो भारत कब तक बनेगा? नेट जीरो 2070। 2070, बिहार का भी 2070 है। बिल्कुल, बिहार का भी 2070 है। 45 से रखा है। देखिए ये एक बार बीपीएसआर जो है ना उस समय मिला नहीं था कुछ भी, ठीक है। तो भारत से पहले बिहार कैसे नेट जीरो हो जाएगा, ये समझना क्या है। नक्सल मुक्त भारत एट मार्च 2026। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने मतलब पूरा जोर लगा दिया है और काफी सराहनीय प्रयास भी कर रहे हैं कि भारत से जो नक्सलवाद है उसका उन्मूलन हो जाए। हालांकि भारत में जो है अब मात्र 12 जिलों में, जो 12 जिलों में पहले थी, अब घटकर ये 6 जिलों में ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र रह गई है, ठीक है। इसमें से भी कुछ जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ के ही हैं। तो जो गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा ये कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद जो है वो भारत से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये तिथि आप लोग याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद जो है भारत से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं, वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु। तो ये समझिए क्या है। आप लोगों को पता होगा रामेश्वरम के बारे में, जब भगवान श्री राम श्रीलंका की तरफ जा रहे थे या लंका की तरफ जा रहे थे, तो जो आखिरी छोर भारत का था जहां से उन्होंने पुल बांधा था, ठीक है, तो वो रामेश्वरम ही था। अब जो रामेश्वरम है वो दरअसल क्या है ना कि भारत का जो ये निचला हिस्सा है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक द्वीप है, ठीक है। और इस द्वीप से जोड़ने के लिए बम्बन ब्रिज का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये पहले क्या था कि अंग्रेजों ने एक पंबन ब्रिज बना रखा था जो कि काफी समय से यूज हो रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में उसमें कुछ समस्याएं आ गई थी जिसके कारण से इसको बंद कर दिया गया था। तो भारत सरकार ने फिर से प्रयास करके जो है उसी के सामने पैरेलली एक नया ब्रिज बना दिया है, ठीक है। और ये वर्टिकल ब्रिज है। पहले वाला ब्रिज क्या होता था, इस तरीके से था। ये ब्रिज जो है ना पहले उठ जाता था ऐसे, और फिर जब काम हो जाता था तो फिर इस तरीके से सीधे जुड़ जाता था। अभी जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया उसमें क्या किया गया है, ये इस तरीके से ब्रिज होगा, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो हिस्सा है इधर, इसको इस तरीके से बनाया गया है जो ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा। तो यही है वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, ठीक है। कहाँ पे बना है, तो ये तमिलनाडु को रामेश्वरम से जोड़ेगा और इसका नाम क्या है, पंबन नाम है, पंबन ब्रिज। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये 2.08 किलोमीटर का है, इतना ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि पंबन ब्रिज जो है कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये आप लोग बताएंगे। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये भी राजस्थान से संबंधित है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ये न्यूज क्या है, 275 रेलवे स्टेशनों के साथ राजस्थान सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले रेलवे स्टेशनों की सबसे बड़ी संख्या रखने वाला देश में शीर्ष राज्य बन गया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा से चलेगा या सौर ऊर्जा संयंत्र जिस पे लगा होगा वो किस राज्य में है, तो वो राजस्थान में है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़े प्रसारित किए गए हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जेपी नड्डा है, ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ मिशन का जो है नया आंकड़ा उसकी 9वीं बैठक में जारी किया गया। उसमें कुछ नई चीजें निकल के आई हैं। जैसे पहला है कि 1 लाख जीवित बच्चों पर 100 मौतें, MMR लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है, ठीक है। MMR का फुल फॉर्म बताइए, किन्हीं को पता है तो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। बहुत बढ़िया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसका जो लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया गया है। तो अब प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 मौतें हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक सराहनीय कदम है, या कह सकते हैं कि अच्छा न्यूज है भारत के लिए। फिर दूसरा क्या है कि इस अवधि के दौरान भारत में शिशु मृत्यु दर में 69% की गिरावट देखी गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर 55% ही रही है। दूसरा क्या है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 75% की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक गिरावट जो है 58% है। कुल प्रजनन दर देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो भी घटकर 2019-21 में जो है 2.0 रही है, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये आए हैं। इसको ज्यादातर जो है मेंस में यूज किया जा सकता है,
ठीक है, अगर भारत सरकार की प्रगति दिखानी हो या इस तरीके का कोई सवाल रहता है तो उसमें आप ये आंकड़े यूज़ करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी प्रीलिम्स में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा जा सकता है कि जो नया आंकड़ा आया है नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के हिसाब से भारत का प्रजनन दर कितना है, तो 2.0 हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ट्रैकोमा बीमारी है तो WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया था 2024 में, तो इस रिपोर्ट में इसका भी चर्चा किया गया है कि भारत जो है वो ट्रैकोमा मुक्त हो गया है, तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये न्यूज़ है, अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा भी किया था, राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय पर तय समय सीमा। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर दिया है, ये 3 महीने का है। ठीक है, इसको मैं आपको पढ़ भी देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 201 के तहत फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे गए राज्य विधेयकों को 3 महीने के भीतर निर्णय लेने होंगे। तो ये टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कितने महीने का समय दिया गया है, तो ये 3 महीने का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर उस तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए जिस दिन ऐसा संदर्भ प्राप्त होता है। तो राष्ट्रपति के पास जब भी ऐसा कोई विधेयक आता है, विचाराधीन विधेयक, उससे 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को जो है निर्णय ले लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 8 अप्रैल 2025 के अपने फैसले के उपलब्ध कराते हुए, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा नवंबर 2023 में राष्ट्रपति के विचार के लिए 10 विधेयकों को आरक्षित करने की कार्रवाई को अवैध और गलत घोषित किया गया था। 2 न्यायाधीश का नाम है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कुछ ज्यादा ही हार्ड क्वेश्चन पूछता है या डीप में जाता है तब ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो 2 न्यायमूर्ति हैं, JB पादरीवाला और R महादेवन। ठीक है, इन दोनों की पीठ ने जो है ऐसा समय सीमा निर्धारित किया था। ठीक है, अगला न्यूज है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म तिथि जो है बर्थडे, वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अपने यहाँ एक वन्य जीव अभयारण्य का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे कर दिया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने ही ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि BR अम्बेडकर का जो जन्म था वो मध्य प्रदेश में ही हुआ था। ठीक है, किन्हीं को आइडिया है क्या BR अम्बेडकर का जो वो है बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वेटिंग फॉर ए वीजा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, वेटिंग फॉर ए वीजा। ठीक है, वेटिंग फॉर ए वीजा। चलिए, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू, आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में। ये सुनाया था कि सरकार जो है, केंद्र सरकार या जो भी सरकारें हैं, वो SC वर्गीकरण जो है वो कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पाया था कि जो आरक्षण है या इससे संबंधित जो भी प्रावधान है उसका लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, इसके लिए SC ST को और वर्गीकृत किया जाना चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए। लेकिन तब जो है काफी इसके लिए विरोध देखा गया था देश भर में। ठीक है, केंद्र सरकार जो है इसको लागू भी नहीं की, लेकिन राज्य सरकारें जो हैं अपने स्तर से ऐसा प्रयास कर रही हैं जिससे ये SC वर्गीकरण अधिनियम लागू हो रहा है। तो भारत का पहला राज्य तेलंगाना है जिसने इस तरीके का वर्गीकरण अपने राज्य में लागू किया है। तो पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक और राज्य है जिसने अपने यहाँ इस तरीके का प्रयास शुरू किया है। ठीक है, किसी को पता है क्या दूसरा राज्य कौन सा है? तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने भी जो है अपने राज्य में ये SC वर्गीकरण अधिनियम ऐसा लागू करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का जो है उद्घाटन हो गया है। ये किस नदी पे है बताइए, किसी को आइडिया है तो? चिनाब नदी पे है। बहुत बढ़िया, चिनाब नदी पे है। ये जो पुल है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ही उसके साथ ही इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और ये चेनाब नदी पर बना गया है।
इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये नीतल समुद्र का जो तल है उससे 359 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, 359, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इसकी ऊंचाई इतनी है कि ये एफिल टावर से भी ऊंचा है, ऐसा भी लिखा गया है। न्यूज़पेपर वगैरह में भी ये चीज जो है बार बार दिया जा रहा था कि एफिल टावर से भी ऊंचा है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अगला देखते हैं मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है और बिहार के लिए कह सकते हैं कि ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बिहार के मोतिहारी में ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। क्या है ये समझिए। देशभक्ति और नवाचार के एक उल्लेखनीय मिश्रण में बिहार के मोतिहारी के एक युवा उद्यमी ने राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय शुरू किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दिए गए 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह हैं, ठीक है। तो ये कुछ अटपटा ही न्यूज है, लेकिन ये बिहार के मोतिहारी से संबंधित है, तो इसलिए इसको आप लोग याद रखेंगे कि राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है, तो ये बिहार के मोतिहारी में शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसमें लगा सकते हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझिनजाम, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये केरल के पास जो है इसको बनाया गया है, अरब सागर में, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया? तो विंझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह इसका नाम है और इसका निर्माण अडानी समूह के द्वारा किया गया है, ठीक है। 2060 तक जो है एक एग्रीमेंट के तहत अडानी समूह ही जो है इसका देख रेख भी करेगी और इसका परिचालन भी देखेगी। तो अडानी समूह के द्वारा जो है बनाया गया है केरल में विंझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। ऊर्जा संचरण उद्यान ये कहाँ पे है? तो देखिए तेलंगाना के राज्यपाल ने एक विशेष स्मारक विरासत परियोजना के रूप में संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में बनाए गए दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। पूछा जा सकता है हम लोगों से कि ये बाबूजी वनम क्या है? तो ये दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है, ठीक है। कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा बाबूजी वनम कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। अगला देखते हैं जीनोम संपादित किस्म कमला और पूसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसमें लगा सकते हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है ऐसे न्यूज। तो भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की हैं, ठीक है। तो दुनिया की पहले जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं ना, और किसके द्वारा किया गया है? तो ये शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री हैं ये, ठीक है। नाम क्या रखा गया है? तो DRR चावल 100 कमला और पूसा DST चावल 1, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, चावल की किस्में हैं DRR चावल 100 और पूसा DST चावल। ध्यान रखिएगा कि ये जो नई किस्में हैं वो चावल के उत्पादन में 25 से 30% की वृद्धि कर सकती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करने में ये सहायक होगी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जा सकती है ये सवाल, ठीक है। ये क्या है समझिए। WHO की आयु अनुकूल शहर की मान्यता कोझिकोड, ठीक है। तो केरल के कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में सदस्यता के रूप में एक और वैश्विक मान्यता से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? कोझिकोड को। ये है क्या समझिए, ये आयु अनुकूल शहर का मतलब क्या है? तो कोझिकोड उन शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है जो बुजुर्गों का समर्थन करने के उद्देश्य से नीतियां बनाते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं और बुनियादी ढांचा विकसित करने के साथ उन्हें बुढ़ापे में स्वस्थ, सक्रिय और रचनात्मक बना रखने में मदद करते हैं, ठीक है। तो कोझिकोड जो है ये भारत का पहला ऐसा शहर है, ठीक है। और इसको कौन सा उपाधि मिली है? तो ये आयु अनुकूल शहर बन गया है। लास्ट ईयर भी कोझिकोड को एक उपाधि मिली थी, किन्हीं को पता है तो बताइए। यूनेस्को के द्वारा दिया गया था वो, सर वर्ल्ड लिटरेचर, बिल्कुल लिटरेचर का दिया गया था, वर्ल्ड लिटरेचर, बहुत बढ़िया। और संगीत के लिए किसको दिया गया था? ग्वालियर को। बहुत बढ़िया, ठीक है। इस साल जो है मैं आपसे रिवाइज करा लेता हूँ। यूनेस्को के द्वारा जो है आर्द्र भूमि शहर के रूप में 2 शहरों को नामित किया गया है। आर्द्र भूमि शहर, ठीक है, कौन कौन सा है बताइए? इंदौर इंदौर है और उदयपुर है, ठीक है, इंदौर और उदयपुर, बहुत बढ़िया।
देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया न्यूज़ है, समझिए क्या है। और ज्योग्राफी में जो है ना हम लोगों को अमेंडमेंट करना पड़ सकता है, हम लोग जो पढ़ते हैं ना उसमें संशोधित करना पड़ेगा। ये न्यूज़ समझिए क्या है। भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई 11,098.81 किलोमीटर। अब देखिए हम लोग पहले क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की तटरेखा की लंबाई अगर पूछी जाती है तो पढ़ते हैं 7,516 किलोमीटर, है ना। ज्योग्राफी की जो बुक्स हैं उसमें भारत की तटीय रेखा यही बताई जाती है 7,516 किलोमीटर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो नए आंकड़े भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं उसमें भारत की जो तटीय रेखा की संशोधित लंबाई है उसे बढ़ाकर 11,098.81 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज पढ़ लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार भारत की तटरेखा वर्ष 1970 में 7,516 किलोमीटर से 3,537 किलोमीटर बढ़ गई है। लगभग 50% की बढ़ोतरी के साथ 2023-24 में यह 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो अभी वर्तमान में तटरेखा कितनी है? 11,098 किलोमीटर। इसके अलावा गुजरात और बंगाल में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जबकि पौंडीचेरी में तटरेखा सिकुड़ गई है। ठीक है, अगर आपको तटरेखा के अनुसार जो है राज्यों को सजाना हो तो सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है बताइए? गुजरात। गुजरात की सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसी में अगर आपको यूनियन टेरिटरीज भी अगर जोड़ना हो तो सबसे बड़ा फिर अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है उसकी लंबाई 1,962 किलोमीटर है। गुजरात जो है उससे कम है, वो 1,214 किलोमीटर ही है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। न्यूज क्या है? द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु, ये पांडुलिपियां हैं, आयुर्वेदिक पांडुलिपियां हैं। नाम क्या है? द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु। तो आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 2 दुर्लभ और महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है। नाम क्या है? द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी यहाँ तक देख चुके हैं, एक बार हम लोग इसको पहले रिवाइज करते हैं, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है ताकि चीजें लंबे समय तक टिकी रहें। शुरू करें, आप लोग भी बीच बीच में पूछा जाए तो आंसर कीजिएगा। पहला न्यूज हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान में जो जिलों की संख्या और संभागों की संख्या घटाई गई है। राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हो गए हैं। दूसरा न्यूज हम लोगों ने देखा था उत्तराखंड के बारे में कि समान नागरिक संहिता जो है लागू करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले गोवा में लागू है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात भी जो है वो भी अपने राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए संभावनाएं तलाश रहा है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक पैनल की नियुक्ति की है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने वक्फ संशोधन अधिनियम देखा था, ये 5 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था। लोकसभा में 288 सीट मिले थे और लोकसभा में 288 पक्ष में मत पड़े थे और विपक्ष में 232 मत पड़े थे। तीसरा न्यूज हम लोगों ने प्रतिमाओं के बारे में देखा था। ठीक है, पहला हम लोगों ने देखा था लद्दाख में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाई गई थी। फिर हम लोगों ने तिरुवल्लुर की प्रतिमा के बारे में पढ़ा था, ये तमिलनाडु में है और इसका नाम बदलकर बुद्धि की प्रतिमा कर दिया गया है। तीसरा हम लोगों ने देखा था हनुमान जी की प्रतिमा के बारे में, ये देश का सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में लगाया गया है। चौथा हम लोगों ने देखा था स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीमालू के बारे में, अमरावती आंध्र प्रदेश में इनकी प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, 4 प्रतिमाओं के बारे में हम लोगों ने देखा है, ध्यान रखिएगा। संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। दक्षिण भारत का पहला जो है संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला ये बेंगलुरु में बनाया गया है। बेंगलुरु में कहाँ पर? तो बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये बैक्टीरिया, फंगस और परजीवी से होने वाले रोगों पर रिसर्च करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान जो था उसका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान कर दिया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तीसरा, उसके बाद हम लोग देखे थे चराई दे मोइदाम के बारे में, ये 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 44th की बात हम लोग कर रहे थे, ये अभी लेटेस्ट है, अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले ही दिया गया है, मराठा सैन्य परिदृश्य को, ये महाराष्ट्र में। फिर हम लोगों ने सिंह कोर्ट के बारे में देखा था, ये पंजाब के मोहाली से लागू किया गया है।
इसके बाद हम लोगों ने महाकुंभ भगतर के बारे में देखा था। इसके लिए न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। फिर हम लोगों ने देखा था 31 सदस्यीय चयन समिति के बारे में, ठीक है। ये चयन समिति जो है नया आयकर अधिनियम जो है उसको संशोधन किया जाएगा, कुछ चीजें बदली जाएंगी, उसके लिए एक समिति बनाई गई है। तो उसके अध्यक्ष जो है वो बैजयंत पांडा बने हैं, ये भाजपा के सांसद हैं, भाजपा पार्टी की तरफ से। एम्स के आधुनिकीकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, उनकी अध्यक्षता में जो है एम्स के आधुनिकीकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अगला न्यूज हम लोगों ने देखा था कुरियन जोसेफ समिति। कुरियन जोसेफ समिति क्या है? ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया है, ये समिति गठित किया गया है और ये केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करेगा, ठीक है। नाम क्या है? कुरियन जोसेफ। अगला हम लोगों ने देखा था वेटलैंड शहर। तो उदयपुर और इंदौर को जो है वेटलैंड शहर के रूप में नामित किया गया है। इस वैश्विक सूची में ये दोनों शहर शामिल हुआ है, राजस्थान का उदयपुर और मध्य प्रदेश का इंदौर। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय जो है ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। फिर हम लोगों ने लाउड स्पीकर और संविधान के बारे में देखा था कि लाउड स्पीकर को लगाना या यूज करना कहीं से भी मौलिक अधिकार नहीं है, न धर्म की स्वतंत्रता के साथ भी इसका कोई जुड़ाव नहीं है, वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ भी इसका जुड़ाव नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अदबी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी है। अदबी का संबंध तमिलनाडु राज्य से है और इनके माता पिता ने इनके जन्म के बाद 6000 पेड़ लगा दिए, जिससे अदबी पूरी अपनी जीवन काल में जितना भी कार्बन इस्तेमाल करेगी उसके लिए पहले से ही उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से अदबी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है। फिर हम लोगों ने फोर्ट विलियम का नाम देखा था कि बदल गया है, इसका नाम विजय दुर्ग हो गया है। फोर्ट विलियम जो है ये भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है। फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग हो गया है। किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है और फोर्ट विलियम का जो दक्षिणी द्वार है, जिसे पहले सेंट जॉर्ज गेट के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। फिर हम लोगों ने देखा था पश्चिम बंगाल के नाम बदलने की बात चल रही है, मांग की जा रही है कि इसका नाम बदलकर बंगला कर दिया जाए। फिर हम लोगों ने देखा था फॉक्स फायर झील, जो वरुण सागर के नाम से जाना जाएगा, ये राजस्थान अजमेर में है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह कहां से शुरू हुआ था ये पहल? ये महाराष्ट्र के मुंबई से शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा शुरू किया गया था। फिर हम लोगों ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के बारे में बात किया था। तब मैंने ये भी बताया था कि इस तरीके का पहल बजट 2025-26 में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा बजट में ऐसी प्रावधान की गई थी, ऐसी बातें कही गई थी और उसी को अमली जामा पहनाते हुए मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपने राज्य में पहला समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार 5 औद्योगिक गलियारे स्थापित कर रही है। 5 गलियारे कौन कौन से हैं? प्रयागराज, विंध्याचल, काशी गलियारा। फिर है प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर गलियारा। फिर तीसरा है प्रयागराज, लखनऊ, नैमी, सारण्य मार्ग प्रयागराज। चौथा है प्रयागराज, राजापुर, चित्रकूट गलियारा। 5वां है प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, सुख तीर्थ गलियारा। फिर हम लोगों ने देखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया है। तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा गया है। फिर हम लोगों ने देखा था अपेडा के द्वारा आहार 2025 ऐसा शुरू किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली में, ठीक है। ये 39वां संस्करण था। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा ये विधेयक पटल पर रखा गया था जो ध्वनि मत से लागू भी हो गया। नाम याद रखिएगा, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, ठीक है। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक माने जाते हैं त्रिभुवन दास पटेल, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, त्रिभुवन दास पटेल भारत में सहकारी आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। चाय बोर्ड से संबंधित न्यूज हमने क्या देखा था कि भारत में चाय का निर्यात बहुत ज्यादा हुआ है। तो केन्या पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पर भारत था और तीसरे नंबर पर श्रीलंका था। फिर हम लोगों ने न्यूक्लियर मिशन के बारे में पढ़ा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसकी घोषणा करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इसको विस्तार देते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? तो 2037 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा जो है उत्पादन करना इसका लक्ष्य है। आप लोग एक बार माइक ऑन कर लेंगे, ठीक है। ये बताइए अभी हाल वर्तमान में भारत में कितने जगहों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, ठीक है।
मैं कुछ नाम बोलता हूँ, आप बताएंगे कि ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है। कैगा के बारे में बताइए, कैगा कहाँ पे है? कर्नाटका। कर्नाटक, काकड़ा पाड़ा बताइए। महाराष्ट्र, नहीं नहीं वो सॉरी ये गुजरात 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 गुजरात, ठीक है, ओके। कुडनकुलम कहाँ पे है? केरला, तमिलनाडु। रसोलपुरम, नरौरा कहाँ है? नरौरा यूपी, रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा ये राजस्थान, राजस्थान, बहुत बढ़िया। आप लोग ये बताएं कि कब तक भारत को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 26 मार्च 2026 ब्लैक ठीक है। फॉरेस्ट। ये जो वर्टिकल लिफ्ट बनाया गया है, ब्रिज जो बनाया गया है, पंबन ब्रिज, भारत के किस राज्य में अवस्थित है ये? तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर वन्य जीव अभयारण्य का नाम रखा गया है, ये किस राज्य में है? एमपी MP, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर जो है वो विधेयकों को उस पर निर्णय लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय आया था, न्यायमूर्ति बी पादरीवाला और आर महादेवन जो है उसके पीठ में थे, सदस्य थे। एसटी वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना, बढ़िया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो है वो किस नदी पे बनाया गया है? चिनाब नदी। मोदी स्मृति चिन्ह बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? मोतिहारी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझीजाम भारत के किस राज्य में अवस्थित है? केरल में है, ठीक है, केरल में, और अडानी समूह के द्वारा इसको लगाया गया है। ये ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी बनम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पे है ये? तेलंगाना में था, है ना? ठीक है। ये बताइए WHO की आयु अनुकूल शहर की मान्यता किस शहर को दी गई है? कोच्चि। जीनोम संपादित किस्म है कमला और पूसा DST। तो कमला और पूसा DST क्या है? चावल की किस्म। जीनोम जेनेटिक मॉडिफाइड चावल। बढ़िया। भारत की तट रेखा जो है उसकी लंबाई बढ़ गई है, 11,098 हो गई है, ठीक है। ये बताइए द्रव रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु क्या है? कर्नाटक पांडुलिपि। बिल्कुल, ये आयुर्वेद, ये जो है सॉरी आयुर्वेद से जुड़ी हुई पांडुलिपियां हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स आज देखा, आज लगभग 40-50 करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 4-5 सवाल तो निश्चित ही पकड़ा सकता है, ठीक है। चाहे वो आर्द्रभूमि वाले शहर का बात हो या WHO के द्वारा जो कोझिकोड को मान्यता दी गई है वो हो सकता है, फिर ये बिंजी जाम है, ये भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अदबी के बारे में पूछा जा सकता है कि नहीं? तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो है ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। कल हम लोग इससे आगे देखेंगे, ठीक है। आज काफी टाइम हो गया, 11 बजने वाला है। तो कल हम लोग जब आगे करंट अफेयर्स देखेंगे उससे पहले हम लोग इन सबको फिर से रिवाइज करेंगे, सारी समितियों को देखेंगे, 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो कल जी बताइए। कोझिकोड के बारे में जो बताया कि एज फ्रेंडली उनको घोषित किया गया है, इसके बारे में बता दें कि 2024 में इससे पहले कोच्चि को घोषित किया गया था। ये दूसरा शहर है भारत का, इससे पहले कोच्चि तब कोझिकोड। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरीके का अगर आप लोगों के पास और न्यूज हो, ठीक है, तो आप संशोधित करते रहेंगे क्लास में, ठीक है। पूरे दुनिया में लगभग 1700 शहर है जिसको एज फ्रेंडली घोषित किया गया 60 देशों में। मात्र भारत का 2 शहर इसमें शामिल है, 2024 में कोच्चि बना और 2025 में कोझिकोड। बहुत बढ़िया। पहला काम था। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं बंद करते हैं। आप लोगों को कुछ कहना हो, कोई सजेशन देना हो तो आप बता सकते हैं अभी। ठीक है, तो फिर कल, ओके, थैंक यू मैम, कल मिलते हैं। थैंक यू।
ओके, थैंक यू मैम। कल मिलते हैं 9:30 बजे, ठीक है?